हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 8 अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 से। तो 11 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। Capital of a business is rupees 75,000. Capital of a business is rupees 75,000 and liability is 25,000 and liability is rupees 25,000. Then total asset of business would be, then total assets of the business would be A 1 lakh, B 50,000, C 75,000 और D 1,50,000 रुपीज़। क्या होगा? कैपिटल कितना है? 75,000। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्या कहता है कि लाइबिलिटीज है 25,000 का एंड कैपिटल है 75,000। प्लस कर दीजिए, एसेट हो जाएगा 1 लाख का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, वो कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट लायबिलिटी इफ 60,000 इज पेड टू द क्रेडिटर। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट on the net liabilities if rupees 60,000 is paid to the creditors। ऑप्शन ए, क्या क्रेडिटर इंक्रीज कर जाएगा, बी डिक्रीज, सी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, और डी कहता है नन ऑफ दिस। क्रेडिटर को जो है वो पे कर दिया गया है, कितना आपका क्रेडिटर को जो पे किया गया है वो 60,000 पे किया गया है। तो क्या क्रेडिटर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं होगा? तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब क्रेडिटर मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपीज़ का क्रेडिटर है। यहाँ लिखते हैं आउटसाइड लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर्स सपोज आपका जो है 1 लाख है, यानी बिजनेस को जो है अपने क्रेडिटर को पैसा चुकाना है 1 लाख रुपए। और कहता है इसमें व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट लायबिलिटी इफ 60,000 इज पेड टू द क्रेडिटर। मान लेते हैं कि जो लायबिलिटी है आपका वो आपका 1 लाख रुपए का है। ठीक है, 1 लाख का आपका लायबिलिटी है, जिसमें से 60,000 रुपये का हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया। लो 60,000 पेमेंट किया,
तो अब जो है आउटसाइड लायबिलिटी कितने का बचा है? 40 का। पहले कितना था? 1 लाख, अब कितना है? 40। तो बताइए कि जो आपका क्या जो क्रेडिटर नेट इफेक्ट जो है वो लायबिलिटी पे क्या पड़ा? बोलता है कि लायबिलिटी जो है पहले था 1 लाख का, अब है 40,000, तो बढ़ा या घटा? तो घटा। तो घटा तो क्या होगा? डिक्रीज। तो यहाँ पर होगा ना इंक्रीज होगा, ना नो चेंज होगा, ना नॉन ऑफ दिस होगा। यहाँ पे क्या करेगा? लायबिलिटी जो है, जो नेट लायबिलिटी है वो क्या कर गया? यहाँ पे डिक्रीज कर गया अगर हमने क्रेडिटर को पैसा पे किया। ठीक है, क्रेडिटर को पैसा पे किया अगर, तो 60,000 रुपये आपका यहाँ से लायबिलिटी माइनस होगा और कैश भी इधर से माइनस होगा, फिर कितना? 60,000। ये भी याद रखिएगा। तो आपका एसेट भी डिक्रीज किया आपने। अगर कोई लायबिलिटी को पे किया 60,000 तो आपका क्या हुआ? लायबिलिटी डिक्रीज किया और साथ ही साथ एसेट भी आपका क्या हुआ? डिक्रीज किया, यानी कैश भी आपका कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि नेट इफेक्ट ऑन नेट लायबिलिटी क्या हुआ, तो डिक्रीज किया। नेट इफेक्ट ऑन एसेट क्या होगा, कैश क्या होगा, तो वो भी आपका यहाँ पे डिक्रीज करेगा अगर आपने लायबिलिटी जो है अगर आपने क्रेडिटर को पैसा चुकाया है तो। चलिए 30 नंबर हो गया, 13 के बाद 40 नंबर, इसको देखिए, इसको फिर हटाएंगे। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में यही है आपका कि अगर यहाँ पर पूछता मान लीजिए कि नेट लायबिलिटी क्या किया, तो डिक्रीज़ किया। अगर पूछता कि एसेट भी क्या करेगा, तो एसेट भी यहाँ पर तो डिक्रीज़ होगा ना, क्योंकि आपने कैश पे किया है। कैश पे किया है तो कैश भी डिक्रीज़ होगा, यानी एसेट भी यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, सोचा जा सकता है। एक क्वेश्चन से कई तरीके का अलग अलग क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए अभी पूछा गया नेट लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अगर यहाँ पूछता कि नेट एसेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा या एसेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी साथ ही साथ आपका डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, अब 14। When fixed assets are sold, 14 नंबर, फिक्स्ड एसेट को बेचा गया। When fixed assets are sold, फिक्स्ड एसेट को बेचा गया तो क्या होगा? ए, टोटल एसेट विल इंक्रीज, total assets will increase, B, total liabilities will increase, C, total asset will decrease, और डी होगा आपका देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट, देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स। क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 14, इसका क्या आंसर होना चाहिए? आप थोड़ा इसके बारे में सोच सकते हैं, सोच करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या है आपका सॉल्यूशन, इसका कैसे सोचना है इस पर। क्या किया आपने? फिक्स्ड एसेट को सोल्ड किया है। मान लो कि एक मशीन है जिसको आपने क्या किया है? बेच दिया है। ठीक है, मशीन है, मशीन को बेचा और यहाँ पे है कैश आपका, दोनों एसेट है। अब क्या हुआ कि मशीन
था, मान लो आपका 1 लाख का मशीन था, ठीक है, 1 लाख का क्या था आपका मशीन था। तो 1 लाख के मशीन को आपने बेचा, प्रॉफिट में बेचा, क्या में बेचा ये नहीं बोला है, 1 लाख के मशीन को बेच दिया है। तो 1 लाख का मशीन को आपने बेच दिया, ठीक है। मान लो 1 लाख का मशीन को 1 लाख में ही बेचा, तो 1 लाख से कम हो गया, और क्या हो गया, मशीन बेचेगा तो कैश बढ़ेगा ना 1 लाख, तो कैश यहाँ पर इंक्रीज किया, मान लो 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिए कि देयर इज़ नो चेंज इन टोटल एसेट, 1 लाख से घटा भी और 1 लाख से बढ़ा भी, ठीक है ना। तो टोटल एसेट में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है बात। तो यहाँ पे बोलता है टोटल एसेट विल इंक्रीज, क्या मशीन को बेचने पर टोटल एसेट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। मशीन चला गया, कैश बढ़ गया, तो टोटल एसेट कहाँ से यहाँ पर जो है वो इंक्रीज करेगा, टोटल एसेट तो इंक्रीज नहीं करेगा। टोटल लायबिलिटी विल इंक्रीज, लायबिलिटी कहाँ से बढ़ेगा, जब आप मशीन को बेच रहे हैं तो लायबिलिटी का बढ़ने का तो बात ही नहीं है यहाँ पर, है ना। अगर आप उधार में भी मशीन को बेचिएगा तो डेटर बढ़ेगा, लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा, और डेटर बढ़ेगा तो मतलब एसेट बढ़ेगा। मान लेते हैं कि मशीन को कैश में ना बेच के उधार में बेचा गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा आपका, डेटर, है ना। यहाँ पे क्या बढ़ेगा आपका, 1 लाख का मशीन चला गया और डेटर बढ़ जाएगा, यानी नियर फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली बढ़ेगा आपका, नो चेंज होगा, मतलब कि अगर बढ़ेगा भी तो क्या बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा, ठीक है ना, लायबिलिटी तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो फिलहाल अगर कैश में मशीन बेचा है आपने तो यहाँ पे एक एसेट 1 लाख का डिक्रीज होगा और 1 लाख का इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद टोटल एसेट विल डिक्रीज, टोटल एसेट कैसे डिक्रीज करेगा, हम बात कर रहे हैं एसेट की, तो टोटल एसेट, एक एसेट घटा तो एक बढ़ा, तो टोटल एसेट तो डिक्रीज नहीं करेगा आपका, क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट, टोटल एसेट में चेंज नहीं होगा। टोटल एसेट में क्या, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा और एक एसेट आपका बढ़ा, तो देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट, ये होगा आपका। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर हुआ आपका। फिफ्टीन क्या कहता है, अनुराग इंट्रोड्यूस हिज कार इनटू बिजनेस, ठीक है। अनुराग जो है उन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस हिज कार into business, which part of which parts of business accounting equation will change, ऑप्शन ए कैपिटल एंड लायबिलिटी, बी कैपिटल एंड एसेट, समझाएंगे अभी, कैश एंड एसेट, और डी कहता है आपका कैपिटल एंड प्रॉफिट। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका। यहाँ पर कहता है कि अनुराग यानी जो बिजनेस का ऑनर है, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है अनुराग, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस कार इनटू द बिजनेस। अनुराग जो है एक कार लेकर के आया है बिजनेस के पर्पज से इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। एक जो है वो कार लेकर के आया है बिजनेस के पर्पज के इस्तेमाल के लिए, बिजनेस में कार लेकर आया है।
ऑनर जो भी अपने पॉकेट से लगाता है, चाहे वो कैश हो, गुड्स हो या फिर आपका कोई एसेट हो, वो उसके कैपिटल को बढ़ाता है ना। कार लेकर के आया है या ऑनर अब चाहे कैश लेकर के आया हो, कुछ भी लेकर के आया हो, अपने पॉकेट से जो भी लगाता है वो उसका कैपिटल होता है। तो एक तो कि इसने जो भी लेकर आया है, मान लो 1 लाख का कार लेकर के आया है, तो 1 लाख से कैपिटल इंक्रीज करेगा। एसेट, यहाँ पे देखो इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कार लेकर के आया है तो प्लस होगा कैपिटल, क्योंकि उसका कैपिटल बढ़ेगा। 1 लाख रुपया कैपिटल, आउटसाइड लायबिलिटी 0 रहेगा। और कार लेकर के आया है तो कार आपका फिक्स्ड एसेट होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस कर देंगे हम 1 लाख का कार, यानी एसेट भी आया तो यहाँ पर एसेट बढ़ गया। एसेट साइड में कार तो एसेट होता है, क्योंकि बिजनेस के पर्पस के लिए आपने इस्तेमाल के लिए लाया है, ये एसेट है। तो 1 लाख से एसेट बढ़ गया, 1 लाख से ऑनर का कैपिटल बढ़ गया। ऑनर जो भी लगा रहा है वो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। देख लो क्या होना चाहिए अब। एसेट क्या बोलता है, अनुराग इंट्रोड्यूस हिज कार, तो बिजनेस का अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या चेंज होगा, तो क्या होगा, एसेट और कैपिटल 2 पार्ट पे इसका असर पड़ेगा। तो इंट्रोड्यूस किया है इस कार इनटू बिजनेस, विच पार्ट ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग क्वेश्चन विल चेंज, क्या क्या चेंज होगा, तो एसेट चेंज होगा मतलब एसेट बढ़ेगा, और कैपिटल चेंज होगा मतलब कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, चेंज होने का मतलब जो पहले से था, क्या एसेट बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। लेकिन यहाँ पे बात है कि जब कार इंट्रोड्यूस किया है तो बोलता है क्या चेंज होगा। चेंज में मतलब कि आपका या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। चेंज का मतलब हो गया कि यहाँ पर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्या होगा, क्या चेंज आएगा, तो कैपिटल चेंज होगा और एसेट चेंज होगा। चेंज में क्या होगा, तो एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ पर असर पड़ेगा, एक कैपिटल पे और एक एसेट पे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। इस टाइप का और भी आप दिमाग में सोच सकते हैं, या फिर आपका जो बुक से जितना भी इक्वेशन है, देखिए इसके लिए तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा का पूरा जानना ही होगा, है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, देख सकें, है ना। बाकी आपको तो पूरा चैप्टर जब पढ़ना ही होगा इसके लिए। पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो ये सब खुद से आप सोच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर इज 50,000, लायबिलिटी 30,000, फिक्स एसेट इतना, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द करंट एसेट। ठीक है, इफ द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर is rupees 50,000, लाइबिलिटीज जो है आपका वो 30,000 है। हाँ, लाइबिलिटीज क्या है आपका 30,000 का है। और क्या कहता है, फिक्स्ड एसेट्स ये हो गया आपका 70,000। करंट एसेट क्या होगा, $10,000 समझाएंगे अभी, 40,000, सी 80,000 और डी 1 लाख। चलिए देखिए तो क्या क्या है आपका,
बोलता है कि द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, तो कैपिटल हो गया आपका 50,000 और लाइबिलिटीज़ जो हो गया 30,000, फिक्स एसेट हो गया 70,000 और बोलता है करेंट एसेट क्या होगा। फिर बैलेंस शीट बना लीजिए आप। बैलेंस शीट मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में बताया है कैसे बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इधर हो गया आपका लायबिलिटी साइड, या अभी हम इसको लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज लिखिएगा, लायबिलिटी में इंटरनल लायबिलिटी भी होता है और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी होता है, तो दोनों को हम लायबिलिटी ही बोलते हैं, इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे लायबिलिटी लिखते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज रुपीज़, ये भी सही है। और यहाँ पे लिख देते हैं आप एसेट्स। एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। बैलेंस शीट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटी लिखा रहता है। लायबिलिटी का मतलब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो आप सीधा लायबिलिटी लिखिएगा। लायबिलिटी का मतलब क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इंटरनल मतलब कैपिटल, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड लायबिलिटी। तो आप डायरेक्ट लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए फिलहाल हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी यहाँ पे लिखे हैं। चलो अब फिट कर दो, तो बताइए कैपिटल कितना है। कैपिटल है 50,000, लायबिलिटीज कितना है, आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर, आउटसाइड लायबिलिटी में कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी या फिर मान लीजिए आपका हो सकता है क्रेडिटर वगैरह हो सकता है, वो है आपका 30,000 का बोलता है, या डायरेक्टली लिखते हैं बाहर में 50,000 और 30,000। यहाँ पे बोलता है फिक्स एसेट है आपका 70,000। ठीक है, आप जानते हो कि बैलेंस शीट हमेशा टैली करता है क्योंकि वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होता है। कैपिटल और लायबिलिटी के बारे में तो दे दिया, ये दोनों मिलाकर कितना है 80,000। फिक्स एसेट है आपका 70,000, तो बताइए ना करंट एसेट कितना होगा, CA करंट एसेट वो कितना होगा। तो ये भी बैलेंस शीट आपको दोनों साइड बराबर होना चाहिए 80,000। अगर 70,000 फिक्स एसेट है तो 10,000 का 70,000 का आपका फिक्स एसेट है, तो करंट एसेट आपका कितना होगा 10,000 रुपये का। सिंपल एकदम, है ना। तो कितने का होगा आपका यहाँ पर 10,000 का। बस अब आपको इतना एग्जामिनेशन में आपका चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना बनाने की जरूरत नहीं, आप खुद सोच सकते हैं, दिमाग से भी सोच सकते हैं। कैपिटल और लायबिलिटी मिलकर कितना हो गया 80, और फिक्स्ड एसेट कितना है आपका 70, तो करंट कितना होगा 10,000। सीधा टिक करोगे आप, है ना, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, बना करके सोच सकते हो। बुक में भी दिया हुआ है, और भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा जिस बुक से आप बनाइएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बुक में क्वेश्चन भी गलत होता है या कभी कभी आंसर भी गलत होता है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर गलत दिया है बुक में तो उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपको बताया गया है, जिस तरीके से आपको समझाया गया है, उसी पर चलना है आपको। बुक में क्वेश्चन गलत दे दिया और आप पता चला कि आप आधा घंटा या 1 घंटा बैठ कर उसमें दिमाग लड़ा रहे हो, तो वैसा नहीं करना है आपको। जो बताया गया है उसी को फॉलो करना है। क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो dual aspect concept।
ए है आपका इंक्रीज इन वन एसेट। देखिए इसको समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। इंक्रीज इन वन एसेट और कहता है डिक्रीज इन अनदर। बी नंबर कहता है इंक्रीज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी। इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सी कह रहा है आपका डिक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन वन एसेट और कहता है डिक्रीज इन अदर। और डी कह रहा है आपका डिक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर। चलो बताओ क्या होगा आपका। कहता है कि इसमें से कौन सा डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो भी चीज़ फिट होता है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब कहने का है कि इस पर जो इस इक्वेशन पे जो भी ट्रांजैक्शन फिट हो रहा है यानी वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से ही है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए कि कौन सा इस पे से फिट नहीं बैठता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो चलिए हम ट्रांजैक्शन के बारे में सोचते हैं, दिमाग लड़ाते हैं। इंक्रीज इन वन एसेट और कहता है डिक्रीज इन अनदर। एक एसेट का बढ़ना और एक एसेट का घटना, क्या ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है? क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे फिट होगा? ठीक है, एकदम फिट होगा। मान लो कि एक एसेट फर्नीचर ले लेते हैं। फर्नीचर हमने परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, लेकिन चलो एक फर्नीचर परचेस किया और फर्नीचर के बदले में हमने कैश पेमेंट किया। 10,000 का फर्नीचर मान लो हमने परचेस किया, तो 10,000 का पहला पहलू क्या हो गया आपका? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 और कैश बिजनेस से चला गया। एक फर्नीचर परचेस किया तो एक एसेट बढ़ा, तो क्या करोगे? प्लस फर्नीचर कितने का? 10,000 का बढ़ा और बदले में आपने क्या किया? कैश को पेमेंट किया, तो कैश माइनस हुआ, है ना? कैश माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ? आपका 10,000। तो क्या ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे फिट हुआ? बिल्कुल फिट हो गया। इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट का बढ़ना प्लस होना, और डिक्रीज इन अनदर, दूसरे एसेट का घटना। जब आप फर्नीचर कोई भी एसेट परचेस करते हो, फर्नीचर नहीं कोई भी एसेट परचेस करते हो, तो एसेट एक एसेट बढ़ता है और अगर कैश पेमेंट किया तो एक एसेट घटता है। तो ये तो आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए बोलता कौन सा नहीं है, तो ये तो है, इसीलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। चलो बी देखते हैं। इंक्रीज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी। अगर फर्नीचर को आपने उधार में खरीदा तब क्या होगा? या आपने गुड्स को उधार में खरीदा तो क्या बढ़ेगा आपका? क्रेडिटर्स बढ़ेगा। उधार में खरीदा ना, ये बिजनेस है और उधार में आपने मान लीजिए फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर आया तो एसेट बढ़ा। अब आपको नियर फ्यूचर में जिससे आपने उधार में खरीदा है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको एक लायबिलिटी बढ़ गया, आउटसाइड लायबिलिटी, जिसमें कौन हो जाएगा आपका? क्रेडिटर। तो फर्नीचर एसेट प्लस हुआ और इज इक्वल टू आपका 10,000 से क्रेडिटर भी प्लस हुआ, क्रेडिटर भी बढ़ा और आउटसाइड, अच्छा कैपिटल लिख दिया ना, यहाँ पर आप लायबिलिटी लिख देना, इधर कैपिटल कर दो, ठीक है। तो कैपिटल बढ़ गया आपका, तो क्या हो गया? कैपिटल आपका सॉरी लायबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया आपका, कैपिटल तो आपका ज़ीरो रहेगा, ठीक। तो एसेट अगर आपने उधार में
परचेस किया या गुड्स आपने उधार में परचेस किया तो स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने फर्नीचर उधार में खरीदा तो फर्नीचर बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा और यानी आउटसाइड लायबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन बोथ, इंक्रीज किया एसेट भी फर्नीचर भी और लायबिलिटी भी यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीज किया। तो ये भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे फिट बैठता है, मतलब ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। क्या कहता है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नहीं कर रहा है तो ये तो कर रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद इसको हटा रहे हैं, अगला देखते हैं। एसेट इज इक्वल टू, चलो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट का घटना, और डिक्रीज इन अदर, मतलब डिक्रीज इन वन मतलब एक एसेट का घटना और मतलब दो एसेट का एक साथ घटना, यहाँ पर बात कह रहा है दो एसेट का एक साथ घट जाना। मान लो एक फर्नीचर परचेस किए, ठीक है, फर्नीचर परचेस किए, मशीनरी परचेस किए, बिल्डिंग परचेस किए, कुछ भी परचेस किए, कोई भी एसेट परचेस किए, कंप्यूटर परचेस किए। तो बिल्डिंग परचेस किया हमने मान लो 1 लाख रुपए का, तो बिल्डिंग बढ़ा, बोलता है कि डिक्रीज इन वन एसेट, ना ये तो बढ़ रहा है, एक एसेट बोल रहा है कि डिक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज होगा नहीं। अगर मान लो बिल्डिंग कैश में परचेस किए हैं तो बिल्डिंग बढ़ेगा और कैश माइनस होगा, घटेगा 1 लाख से, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे फिट नहीं हो रहा है, बोलता है कि डिक्रीज, एक एसेट का डिक्रीज होना और दूसरे एसेट का भी डिक्रीज होना, यानी दो एसेट का एक साथ कम होना, नहीं एक तो बढ़ेगा एक तो घटेगा, ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा मान लो कि बिल्डिंग हम उधार में खरीदें, है ना, बिल्डिंग उधार में खरीदें, तो उधार में खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ेगा आपका, यहाँ आपका क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा, तो आउटसाइड लायबिलिटी आपका बढ़ेगा ना। तो बोलता है एक एसेट घटेगा और दूसरा एसेट घटेगा, तो एक एसेट घट रहा है कहाँ, एक तो बढ़ रहा है और एक तो लायबिलिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा, तो डिक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर, अगर दो एसेट एक साथ कम नहीं हो सकता यहाँ पर, तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे फिट नहीं बैठ रहा है, यानी डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ये नहीं बैठ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, बैठ ही नहीं रहा है, देखो ना कहाँ हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी। चलो डी देख लेते हैं एक बार। डी बोलता है डिक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट का घटना, और डिक्रीज इन अदर, एक ही ऑप्शन है क्या, डिक्रीज इन वन, सी नंबर तो आपका हो गया, देखते हैं सी। अच्छा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वह डिक्रीज इन वन एसेट एंड कैपिटल है, डिक्रीज इन वन एसेट एंड आपका यहाँ पे है कैपिटल, ठीक है। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए जिससे कैश भी कम होता हो, यानी एसेट भी कम होता हो और कैपिटल भी कम होता हो, ठीक है। तो अगर ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश बिजनेस से निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला, मान लो 10,000 निकाला अपने पर्सनल यूज़, तो कैश भी कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे एसेट, एक एसेट घटता भी है और कैपिटल भी घटता है, तो हाँ अगर पर्सनल ड्राइंग किया तो कैश भी कम होता है और कैपिटल भी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये भी आपका बोलता है कि फिट बैठता है, यानी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो सी नंबर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। डिक्रीज इन वन एसेट एंड कैपिटल, दोनों का घटना पॉसिबल है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर आपका 18 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपने दिमाग से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, बना करके देखना कि क्या हो सकता नहीं हो सकता इस टाइप का क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कवर हो जाए। थैंक यू।